बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज का हमारा जो लेक्चर है वो आइजोटस के बारे में है। आइजोटस एक जीनस है लाइकोफाइटा का, या लाइकोपोडियोफाइटा या लाइकोप्सिड है। ये एक बेसिकली लिविंग मेंबर है और इसको हम कॉमन लिक्विड वर्ड कहते हैं। तो थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड में जाएंगे और हम पिछले लेक्चर से इसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि ये एक्चुअली है क्या। तो अगर आपको जैसे कि ये स्लाइड जो है तो इससे ये अंदाज़ा हो गया होगा कि हम यहाँ पर उन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि जहाँ पर लाइकोफाइटा जो है, लाइकोफाइटा में जो पोडियोप्सिडा जो क्लास है उसके अंदर 6 ऑर्डर्स को रखा गया था। तो उन 6 ऑर्डर्स में से 3 ऑर्डर जो यहाँ पे रेड कलर में शो हो रहे हैं या जिनके आगे वो निशान है जिससे इसको डिफ्रेंशिएट किया गया इन 6 में से बाकी 3 से, कि ये 3 ऑर्डर्स जो रेड कलर में है या जिनके आगे कोई ये स्पेसिफिक किस्म का ये मार्क है, दे आर बेसिकली द एक्सटिंक्ट ऑर्डर। और इसके अंदर जो मेंबर हैं वो तमाम के तमाम जो मेंबर हैं दे आर ओनली नोन फ्रॉम द फॉसिल। तो बाकी रह गए हमारे पास 3 ऑर्डर, और वो 3 ऑर्डर जो है उनमें एक लाइकोपोडियलीज है, और लाइकोपोडियलीज में हमने लाइकोपोडियम को डिस्कस कर चुके हैं जिसको हम कॉमनली क्लब मॉस कहते हैं। फिर उसके बाद ऑर्डर सिलेजिनेलीज जिसको हम कॉमनली स्पाइक मॉस कहते हैं, और उसमें जो आखिरी है दैट इज़ द ऑर्डर आइजोटेलीज जिसका मेंबर जो है वो आइजोटस है, और आइजोटस में हम इसको क्विलवर्ड कहते हैं। थोड़ा सा इस ऑर्डर का हम देख लेते हैं कि लिविंग एंड एक्सटिंक्ट प्लांट इसमें दोनों किस्म के हैं, विद सेकेंडरी ग्रोथ हेट्रोस्पोरस विद एंडोस्पोरिक गेमिटोफाइट। आइजोइटाइटस दैट इज एन एक्सटिंक्ट जीनस, a specialized group of species sometimes segregated as a distinct genus. Stylitis for many years of species of the Isotus were difficult to distinguish, but later it was understood that the Isotus include about 150 species in the swampy cooler part of the world. थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ये ऐसा है कि इसके अंदर जो है तो पहले लिविंग आइजोटस मौजूद है जो जिसको हम क्विल वर्ड कहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इसमें आपको कुछ वो जो एक्सटिंक्ट या फॉसिल मेंबर भी मिलते हैं। और जिस तरह हमने यहाँ पे लाइकोपोडियम में देखा लाइकोपोडियम और लाइकोपोडाइट, सेलेजिनेला में देखा सेलेजिनेला और सेलेजिनेलाइट्स, इसी तरह हम आइजोटस और आइजोइटाइटस जो हैं ये हमारे पास यानी लिविंग और फॉसिल मेंबर की फॉर्म में मौजूद हैं। तो इसके यानी ये एक्सटिंक्ट मेंबर हैं, और इसके अलावा हमारे पास स्टाइलाइटिस वगैरह जिसके अंदर जीनस बनाया गया लेकिन बाद में वो जो है तो वो जम हो गया इसी आइजोटस की तरह। और इस वक्त जो है आइजोटस या क्विल वर्ड जो है वो जीनस है अबाउट 150 स्पीशी जो कि ज़्यादातर स्वैम्पी वगैरह उसको करती हैं। ये आपके सामने आइजोटस हैं जो इसको हम क्विल वर्ड कहते हैं, और ये आपको उसके कुछ इमेजेस नज़र आ रहे हैं। ये जो है तो एक्चुअल इमेज है यहाँ पर फील्ड। थोड़ा सा हम इसकी पहले थोड़ी सी सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं कि सिचुएशन क्या है। उसको समझाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ से PPG1 टेरिडोफाइट फाइलोजेनी ग्रुप के जो लिविंग टेरिडोफाइट की क्लासिफिकेशन थी उसमें से लाइकोफाइट का क्लैडोग्राम निकाला है, और उसका वो स्पेसिफिक पोर्शन जो है तो वो आपको हाईलाइट किया है जिसके अंदर लाइकोपोडियलीज, आइजोएटेलीज और सेलेजिनेलेलीज ये 3 ऑर्डर थे। हमने लाइकोपोडियलीज में लाइकोपोडियम और सेलेजिनेलेलीज सेलेजिनेला को डिस्कस किया। अब हम आइजोटेलीज और उसमें हम आइजोटस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइजोटस अगर हम देखें तो जो वर्ल्ड फ्लोरा में इसके बारे में कहा जाता है कि अबाउट 1 जीनस मोर देन 250 स्पीशीज नियरली वर्ल्ड वाइड ऑन आइलैंड एंड ऑल कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट एंटार्क्टिका। 5 स्पीशीज़ जो है तो वो एंडेमिक है चाइना के अंदर, ये कहा जा रहा है इसके बारे में। आइजोटस जो है आइजोटेसी, आइजोटेलीज, लाइकोपोडियोप्सिडा ये क्लास है। तो वर्ल्ड फ्लोरा में हम फ्लोरा ऑफ नॉर्थ अमेरिका में देखें तो वहाँ पे 24 स्पीशीज़ रिपोर्टेड हैं, और अगर हम जो देखें तो तकरीबन इस वक्त चाइना में देखें तो 5 स्पीशीज़ जो हैं और तमाम की तमाम जो हैं वो एंडेमिक हैं, मतलब सिर्फ़ और सिर्फ चाइना में, बाकी कहीं से भी रिपोर्ट नहीं हुई। अगर आप इसका स्पोरोफाइट देखें तो आप स्पोरोफाइट जो इनकी प्लांट बॉडी है तो दिस इज़ एक्चुअली द स्पोरोफाइट जो आपको नज़र आ रहा है।
नज़र क्या आ रहा है आपके अंदर कि इसके अंदर जो है तो एक मोनोकाट गार्लिक प्लांट इन पर्टिकुलर है, बिल्कुल जो आपके पास जो गार्लिक प्लांट होता है उससे रिजेंबल करता है. आइजोटस इज कॉमनली कॉल्ड क्विल वर्ड ड्यू टू द क्विल लार्ज फीदर लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द लीव. ये जो ऊपर इसकी जो फीदर लाइक स्ट्रक्चर है इस वजह से इनको हम क्विल वर्ड कहते हैं. The plant body consists of the condensed lobed culm or axis that bear a tough root at the base and long feathery leaves on the top. इसको समझने के लिए आपको अगर ये ओरिजिनल प्लांट देख रहे हैं तो इसमें जो वाइटिश सा एरिया है ये कंडेंस लोब एरिया है जिसको हम कॉम कहते हैं, या जिसको यहाँ पर दोबारा आपको बताया गया है कि ये जो एरिया है इसके अंदर आप ये समझ लें कि इसके अंदर ये वाला जो एरिया है जिसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, दिस इज़ एक्चुअली द कंडेंस्ड लोब्ड कॉम और एक्सिस. इस इमेज में इसको स्टेम एक्सिस कहा है, यहाँ पे इसको कॉम कहा है, और यहाँ पे कॉम आर एक्सिस कहा है. इसको आपकी मर्जी, आप कॉम कहें आप एक्सिस कहें. इस कॉम या एक्सिस के ऊपर है क्या एक्चुअली? इट बेयर्स अ टफ्ट ऑफ रूट एट द बेस, यानी इसके बेस में टफ्ट ऑफ रूट है, गुच्छा है रूट्स का. एंड लॉन्ग फीदरी लीव्स ऑन द टॉप. लॉन्ग फीदरी लीव्स ये जो है लॉन्ग फीदरी लीव्स ऑन द टॉप, लॉन्ग फीदरी लीव्स ऑन द टॉप. ये तो इसका हमने उस स्ट्रक्चर की बात की जो हमें नज़र आ रहा है. अब थोड़ा सा हम इसको मज़ीद देखते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी कॉम आर एक्सिस की. द कॉम आर एक्सिस ये वाला जो एरिया है जो अभी हमने कॉम या एक्सिस कहा उसको, दैट इज़ द कंडेंस्ड स्ट्रक्चर हुज मॉर्फोलॉजिकल नेचर इज़ डिबेटेबल. मॉर्फोलॉजिकल नेचर क्या है इसकी? It has been interpreted as an erect rhizome. इसको कहा जाता है स्टॉक भी कहते हैं, कॉम भी कहते हैं, स्टेम भी कहते हैं. ये अगर हम पिछले उसमें जाएं तो वहाँ पर आपको मैं बता सकता हूँ कि जो वहाँ पे जो कॉम, स्टेम, स्टॉक, कॉम, तीन नेम यहाँ पर यूज हुए हैं. तो वो तीनों यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि स्टॉक, कॉम और इसके अलावा स्टेम. द अपर इरेक्ट पोर्शन इज यूजुअली द स्टेम एक्सिस विच गिव राइज द लीफ ट्रेसेस. जो इसके ऊपर वाला जो है इरेक्ट पोर्शन है अपर, ये जो अपर वाला पोर्शन है upper erect portion, and the lower horizontal part that is called as the rhizomorph. upper वाला जो है तो वो stem axis है और lower जो है that is the जिसको हम कह सकते हैं that is the root axis, या जिसको rhizomorph कहते हैं जिसके ऊपर रूट मौजूद है. The lower part of axis is divided by the broad basal groove into 2 to 3 or 4 lobes. इसको समझने के लिए मैं ये lobes की बात जहाँ तक ये हो रही हैं तो ये lobes हैं जिनकी जो यहाँ पर आपको बताए गए हैं. lobes की बात हो रही है कि 2 to 3 lobes हैं क्योंकि ये एक डायमेंशन से हमें नज़र आ रही हैं. The root develop in the definite rows radiating across each lobes. ये lobes से जो निकलने वाली roots हैं या इस lobe से निकलने वाली जो roots हैं, the younger roots are born near the groove. या actually हम वो जो 2 to 3 grooves की बात है उनको ज़्यादा बेहतर यहाँ से 1, 2, 3, ये 3 है और उससे देख लें आप कि आपके पास जो है तो ये इससे निकलने वाली रूट्स हैं. तो साथ साथ हमने यहाँ पे जो बात की द स्टेम एक्सिस एंड राइजोमार्फ, द एपिकल मेरिस्टेम स्टेम एक्सिस एंड राइजोमार्फ. ऊपर वाला जो पोर्शन है
वो आप देख रहे हैं कि दैट इज़ द स्टेम एक्सिस, नीचे वाला एक्सिस जो है ये वाला, दैट इज़ द दिस वन एंड दैट इज़ द दिस वन. The apical meristem covered by the spirally arranged leaves and can only be seen after pulling out of leaf or leaf. ये जो एपिकल मेरिस्टेम वाला रीजन है, ये इसकी बात हो रही है कि दैट इज़ कवर्ड बाय द, ये जो ऊपर स्पायरली अरेंज लीव्स हैं इसकी, ये तमाम स्पायरली अरेंज लीव्स जो हैं इन्होंने इसको कवर किया हुआ है. अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप इन तमाम लीव्स को निकाल दें. जब आप इनको बाहर निकालेंगे तो आपको जो एरिया नज़र आएगा वो एपिकल मेरिस्टेम का होगा. The three-dimensional view of the stele indicate that the stele is anchor shaped and is differentiated into the upper cylindrical stem axis and lower rhizomorph part with extended horizontally with upturned lobes. जो पिछली स्लाइड में मैंने इसको आपको बताया. The secondary growth is noticed in Izotus. The activity of cambium is bifacial. जो नॉर्मली सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो जो प्राइमरी ग्रोथ होती है वो एपिकल मेरिस्टेम से होती है और उसकी वजह से एपिसिस से वो ग्रोथ होती है और उसकी वजह से मोस्टली लेंथ ऑफ द प्लांट जो है वो इंक्रीज़ होता है. और जो हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ है वो होती है ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम विच इज़ यहाँ पर जो बताया जा रहा है दैट इज़ बेसिकली द बाईफेशियल, मतलब दो साइड से हो रही है. द कैम्बियम की जो पोजीशन है दैट इज़ एबनॉर्मल इन पोजीशन विच इज़ थोड़ा सा ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ हम कह रहे हैं कि यहाँ पर मौजूद है, तो थोड़ा सा ये सेकेंडरी ग्रोथ बाकी प्लांट जो जहाँ जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है उनसे ये डिफरेंट है और उनमें डिफरेंट होने की रीज़न है और वो इसकी कैम्बियम की पोजीशन है दैट इज़ द एबनॉर्मल पोजीशन. कि यहाँ पर जो कैम्बियम की पोजीशन है दैट इज़ द एबनॉर्मल. वो क्या है एबनॉर्मल कि यहाँ पर जो कैम्बियम है दैट इज़ आउटसाइड द फ्लोएम, कि यहाँ पर जो कैम्बियम है वो आउटसाइड द फ्लोएम डेवलप होता है. एंड आल्सो एबनॉर्मल इन फंक्शन, मतलब प्रोड्यूस एबनॉर्मल इन फंक्शन क्यों है कि इट प्रोड्यूस सेकेंडरी कॉर्टेक्स आउटसाइड एंड सेकेंडरी फ्लोएम इनसाइड. तो ये एबनॉर्मल इसके फीचर्स हैं जो कि यहाँ पर मौजूद जिसके यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ में. अच्छा, उसके बाद हम लीफ की तरफ आते हैं कि इसका नाम जो है चूँकि क्विल वर्ड है तो इसमें स्पेसिफिक लीफ हैं जो क्विल लाइक हैं, तो विच डेवलप फ्रॉम द एपिकल मेरिस्टेम. इसमें जो लीफ ख़ास तौर पर हैं इनको हम कहते हैं दे आर एक्चुअली द क्विल लाइक लीफ डेवलप फ्रॉम द एपिकल मेरिस्टेम. The leaves are borne in the archopetal order overlapping one another in a close spiral phyllotaxy. तो यहाँ पर जो leaves हैं वो archopetal order में होते हैं. तो बेसिकली जो आर्कोपेटल ऑर्डर है अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो हमें इन्फ्लोरेसेंस से समझना होगा कि ख़ास तौर में हमारे पास जो रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस होता है तो उसमें ये आर्कोपेटल ऑर्डर जो है हमारे सामने आता है, जिसमें होता क्या है कि जो फ्लावर होते हैं, न्यू फ्लावर या बर्ड जो होते हैं वो आपको एपेक्स पे नज़र मिलते हैं और जो पुराने फ्लावर्स होंगे वो आपको बेस में मिलेंगे. तो वी कॉल्ड इट द आर्कोपेटल ऑर्डर. मतलब दोबारा मैं बता रहा हूँ आपको कि जिसमें आपको जो हम इन्फ्लोरेसेंस है, रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस की मॉडिफाइड फॉर्म होती है, तो उसमें होता ये है कि जिस वक्त उसके जो न्यू फ्लावर्स या बर्ड्स होती हैं वो एपिकल रीजन या एपिसिस में होती हैं और जो एपिक्स में होती हैं और जो ओल्डर फ्लावर्स होते हैं वो बेस में होते हैं. तो अगर ये उल्टा हो तो उसको हम फिर बेसिपेटल ऑर्डर कहते हैं. मतलब कि अगर आपके पास जो नए फ्लावर या नई लीव्स जो हैं वो ऊपर टॉप पे हों और जो नई लीफ अगर टॉप पे होंगे तो आर्को होंगे, अगर वो नीचे बेस में होंगे तो बेसिपेटल होंगे. और ओवरलैपिंग वन अनदर इन अ क्लोज स्पाइरल फाइलोटैक्सी. फाइलोटैक्सी जो है तो दैट इज़ एक्चुअली द अरेंजमेंट ऑफ लीफ और द स्टेम, तो दैट इज़ फाइलोटैक्सी, तो स्पाइरल है. द लीव्स आर माइक्रो इन माइक्रोफिलस. ऑलरेडी ये डिफाइन कर चुके हैं हम अच्छे खासी तरीके से कि लीव जो है दैट इज़ द माइक्रोफिलस, लिग्यूलेट,
माइक्रोफिलस का मतलब ये है कि इसके अंदर सिंगल अनब्रांच वेन होगी। लिग्यूलेट का मतलब है कि लिग्यूल है। सिसाइल का मतलब ये है कि उसके अंदर कोई भी लीफ वो नहीं है, अपना लीफ स्टॉक नहीं है, और इसमें जो अपना बेस है लीफ वो एक्सटेंडेड है। एंड एब्रप्टली टेपरिंग एपिक्स, जो इस वजह से क्विल शेप आ जाती है। In Izotus, all the leaves are potentially fertile. Leaf are called as the sporophyll. All the leaves are potentially, तमाम की तमाम लीव जो है वो पोटेंशियली फर्टाइल लीव्स हैं क्योंकि उनके अंदर स्पोरेंजिया हैं। Each leaf is characterized by having a triangular, cordate or colorless ligule. आपके पास जो हर एक लीफ है उसके अंदर एक ट्रायंगुलर, कॉर्डेट और कलरलेस लिग्यूल है। कि हमारे पास जो आपके पास जो है लीफ का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें एक्चुअली ये दिस इज़ व्हाट, मैं इसको दोबारा कर देता हूँ ताकि ये क्लियर हो ज़रा। ये ट्रायंगुलर, कॉर्डेट, कलरलेस लिग्यूल ऑन द एडेक्सियल सरफेस। एडेक्सियल ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो अबव सरफेस होगी वो एडेक्सियल है। अच्छा, ए स्मॉल फ्लैप लाइक वेलम। वेलम जो है, अगर हम यहाँ पर ये देखें, ये दिस इज़ द लिग्यूल। इसके साथ साथ हमारे पास जो है ये जो एरिया है, मैं एक मिनट इसका थोड़ा सा कलर चेंज करना चाहता हूँ, और कलर चेंज करके मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है मैं इसको ये वाला, दिस इज़ द वेलम, स्मॉल फ्लैप लाइक वेलम इन बिटवीन द स्पोरेंजिया एंड लिग्यूल। ये आपके पास जो दाने दाने नज़र आ रहे हैं ये स्पोरेंजिया हैं। ये ऊपर जो मैंने ब्लू में बनाया है ये है लिग्यूल, एंड दिस इज़ एक्चुअली द वेलम। आइजोटस इज़ हेट्रोस्पोरस, मतलब इसमें दो किस्म के स्पोर बन रहे हैं, माइक्रो एंड मेगास्पोर are either distributed irregularly on the axis of our mega and microsporophyte sporophyll are arranged successively from periphery to center. इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है कि चूँकि ये हेट्रोस्पोरस है, यहाँ पे दो किस्म के स्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर। तो माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल। या तो ये बिल्कुल इरेगुलरली, ये जो माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल होंगे इनकी डिस्ट्रीब्यूशन इरेगुलर होगी, या सिचुएशन ऐसी होगी कि ये जो है इनकी एक सक्सेसिव अरेंजमेंट होगी, मतलब कि दरमियान में जो है तो मेगास्पोरोफिल होंगे, साइड पे माइक्रोस्पोरोफिल होंगे। पेरिफेरी टू सेंट्रल या सेंटर टू पेरिफेरी की बात है, बाकायदा एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट। Hence there are two types of sporophyll. Number one, that is the microsporophyll, where the microsporangia, और दूसरा जो है आपके पास megasporophyll, megasporophyll. So a single Izotus plant bear both sporophylls. एक में दोनों होंगे आपके पास. The plant produce megasporangia first, followed by microsporangia, and finally the abortive sporangia, मतलब कि जिसमें कुछ भी नहीं होगा वो abortive होगी। पहले मेगास्पोरेंजिया बनेंगे, फिर माइक्रोस्पोरेंजिया और फिर abortive. The sporangia of Izotus are the largest among the, इसमें जो sporangia हैं they are largest among the all known extinct spore bearing plant. बड़ा important पॉइंट है। एक्सटेंट मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, लिविंग है। इसके अंदर अगर हम स्पोर आउटपुट की बात करें तो 50 to 300 मेगा स्पोर्स बनते हैं,
एंड 150,000 टू 100,000। $150,000 का मतलब है कि 1,50,000 और 100,000 का मतलब है इसका कि 1 मिलियन, तकरीबन 10 लाख माइक्रोस्पोर पर स्पोरेंजियम बनते हैं। Internally the sporangium is partially or completely divided by the plate like tuberculae। जो आपके पास जो है ये है प्लेट लाइक ट्यूबरकुले, जिसने इसको प्लेट लाइक इसको डिवाइड किया है, पार्शली डिवीजन इसके अंदर ये आपको नज़र आ रहे होंगे ये, या मैं एरो के साथ वो बता देता हूँ ये वाले। So quillwort are mostly aquatic or semi-aquatic in clear pond and slow-moving stream. Therefore, several grow on the wet ground that dry out in the summer. थोड़ा सा इनके अब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्विलवर्ट जो हैं, ये जो आइजोटस की स्पीशीज़ हैं, ये एक्वेटिक या सेमी एक्वेटिक या क्लियर पॉन्ड के ऊपर ग्रो करती हैं, या स्लो मूविंग जो स्ट्रीम नदी नाले होते हैं वहाँ पर, जो कि अक्सर समर के अंदर उन वेट एरियाज़ के अंदर जो समर के अंदर ड्राई हो जाते हैं वहाँ पे ये ग्रो करते हैं। क्विलवर्ट लीव्स आर होलो एंड क्विल लाइक with minute ligule at the base of upper surface arising from the central comb. They can either evergreen, winter deciduous or dry season deciduous. ये अब इसमें मुख्तलिफ कंडीशन है, या एवरग्रीन होंगी बिल्कुल गिरेंगी नहीं उनकी लीव्स, या विंटर डिसीडुअस होंगी सर्दियों में गिर जाएंगी, जो मोस्टली हम कहते हैं ख़ज़ां में गिर जाना, एंड आर ड्राई सीजन डिसीडुअस, मतलब ड्राई सीजन आया तो गिर गए। स्टोमेटा आर एब्सेंट, स्टोमेटा जो है एब्सेंट है, बट दिस इज़ वन ऑफ अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आइजोटस के साथ जुड़ा हुआ है। कई पॉइंट्स हमने पहले भी डिस्कस किए, लेकिन ये एक और पॉइंट है जिसको मैंने हाईलाइट करने भी किया हुआ है। कि पहली बात तो ये है कि स्टोमेटा एब्सेंट है, स्टोमेटा एब्सेंट है, yet the leaf have thick cuticle which prevent कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक। लीफ के ऊपर एक बहुत ही थिक क्यूटिन की लेयर है, क्यूटिकल है, और वो उनको कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक में रुकावट भी है। सो अब इसने कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि लेना भी है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करनी है, तो ये टास्क कैसे परफॉर्म हो रहा है? बाय देयर होलो रूट्स इंस्टेड विच एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेडिमेंट्स। वो जो होलो रूट हैं वो क्या कैसे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं? वो सेडिमेंट से एब्जॉर्ब करते हैं। आइजोटस इज अनयूजुअल इन बीइंग ओनली नॉन टेरेस्ट्रियल वेस्कुलर प्लांट दैट टेक अप ऑल इट्स कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द रूट। या आप अपने जहन नशीन कर लें कि ये वाहिद नॉन टेरेस्ट्रियल वेस्कुलर प्लांट है जो अपनी तमाम कार्बन डाइऑक्साइड अपने रूट के ज़रिए हासिल करता है। Only 4% of the total biomass, the tip of the leaves is chlorophyllous। इसके पूरे के पूरे जो बायोमास है, इसके अंदर जो पूरी बॉडी है, उसका सिर्फ 4% जो है, जो टिप ऑफ द लीव्स है, वो क्लोरोफिलस है। The root broaden to a swollen base where they attach in a cluster to a bulb-like underground rhizome, characteristic of the most quillwort species. The swollen base also contain male and female sporangia protected by the thin transparent covering velum, जिसकी भी हमने बात की, which is a diagnostically to help identify quillwort species। ये जो हमारे पास वेलम है हमारे पास, ये इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट इन द सेंस क्या है कि मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, बल्कि इस स्पीशी के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, कि ये जो वेलम है ये टेक्सोनॉमिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। जो ये वेलम है, आप ये वाला जो कि एक्चुअली ये है, ये वाला कुछ ऐसा है, ये वाला रीजन है।
ये रीजन जो है दैट इज़ टेक्सोनॉमिकली मोर इम्पोर्टेंट। अब जो अक्सर स्पीशीज़ होती है, या आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पर वेलम जो है, वेलम या ये जो नीचे की तरफ, यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, ये वाला वेलम है, ये ऊपर लिग्यूल है, ये भी ऊपर लिग्यूल है। तो ये वेलम जो है, इसकी मदद से आप क्या करते हैं, जो क्विल बर्ड की स्पीशीज़ होती है इनकी आइडेंटिफिकेशन होती है। दे आर हेट्रोस्पोरस। क्विल बर्ड आर वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बाय जर्नल अपीयरेंस। The best way to identify them is examining their megaspore under a microscope. अगर आपने क्विल बर्ड को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि उसका मेगास्पोर ले, उसको माइक्रोस्पोर के अंदर रख दें। इसके साथ साथ उसके हैबिट, उसका टेक्सचर, उसका स्पोर साइज, उसका वेलम, ये तमाम फीचर हैं जो आइजोटस को टेक्सोनोमी में टेक्सोनोमिकली that will distinguish Isotus taxonomically. So मैं अब फाइनली बताता हूँ कि हमने पढ़ा क्या आइजोटस के बारे में। हमने बहुत से जो शुरू में हमने पुराने लेक्चर से इसको लिंक किया। हमने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के उन 6 ऑर्डर्स में इसको सबसे पहले इसको पॉइंट आउट किया कि आइजोटस किधर प्लेस है। आइजोटस से फिर हम आइजोटेलीज से हम आ गए आइजोटस पर। उसके हमने सिस्टमेटिक पोजीशन देखी, डिफरेंट वर्ल्ड फ्लोरा में देखा, उसकी मॉर्फोलॉजी को हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया। उसके अंदर फिर कॉम एक्सेस वगैरह को हमने देखा, उसकी जो डिफरेंट एट्रीब्यूट थे, अदर लीफ से रेलिवेंट जो एट्रीब्यूट्स थे, उसके अंदर जो स्पोरोफिल से रेलिवेंट थे और उसमें जो इम्पोर्टेंट फीचर थी, उन सबको हमने डिस्कस किया। इसके बाद भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है आइजोटस या क्विल बर्ड के मुतालिक, आप कमेंट सेक्शन में जाएं, क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह मैं आपको सवाल का जवाब दूंगा। थैंक यू ऑल।